बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम साकिब लतीफ़ और आप लोग देख रहे हैं आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल सर जी। काफ़ी टाइम से बहुत से स्टूडेंट्स मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि सर आप मैथ्स के लेक्चर्स की वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दें। मैं भी काफ़ी मसरूफियत की वजह से लेक्चर्स की वीडियो अपलोड नहीं कर सका, लेकिन फाइनली आज की वीडियो में हम क्लास 8 से स्टार्ट करेंगे और उसका चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 किससे रिलेटेड है और एक्सरसाइज नंबर 1.1 करने के लिए हमें किन पॉइंट्स को समझना ज़रूरी है या उसमें कौन से कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है क्लियर करना, उन सब चीज़ों को कवर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आज चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा लेक्चर 8 क्लास का फर्स्ट लेक्चर है। अगर बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो 8 क्लास की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप किसी लेक्चर को भी मिस नहीं करेंगे और इंशाल्लाह बड़ा स्मूथली जब क्लास 8 का मैथ जो है वो कवर करते जाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। वाइट बोर्ड जी। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 1 8 क्लास का जो कि है सेट से रिलेटेड, जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। इस चैप्टर के अंदर हमने सेट्स के ऊपर होने वाले बेसिक ऑपरेशंस को पढ़ना है। तो ऑपरेशंस को पढ़ने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है, व्हाट इज़ सेट। तो मैंने यहाँ पे सेट की डेफिनेशन लिखी हुई है। सेट क्या है? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। सेट क्या होता है? सेट एक कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। तो सबसे पहले तो ये 3 चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। कलेक्शन तो आप लोगों को पता है कलेक्शन क्या होती है। जब बहुत सी चीज़ों का एक ग्रुप बनता है तो उस ग्रुप को हम कलेक्शन कहते हैं। जैसे बहुत सेट ऑफ बुक्स ऑफ 9th क्लास की जो सारी बुक्स जब एक इकट्ठी होती हैं तो वो एक क्या बन जाती है? कलेक्शन बन जाती है। इसी तरह समटाइम हम अक्सर गर्ल्स जो होती हैं वर्ड यूज़ करती हैं कि यार तुम्हारे पास मतलब काफ़ी अच्छी कलेक्शन है ड्रेसेस की। तो उसमें क्या होता है बेसिकली, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस होते हैं जिनको उसने इकट्ठा किया होता है, तो हम उसको कलेक्शन कहते हैं। तो कलेक्शन इज़ सिंपली इज़ दैट के बहुत सी चीज़ों को जब इकट्ठा किया, जिनको कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठा कर दें तो उसको हम कलेक्शन कहते हैं। तो सेट भी एक्चुअल में एक कलेक्शन ही होती है, लेकिन किन चीज़ों की कलेक्शन होती है? कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। तो ये 2 चीज़ें मेनली इसमें समझने वाली हैं कि वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम करते हैं वेल डिफाइंड के बारे में कि वेल डिफाइंड क्या होता है। तो वेल डिफाइंड क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, वेल डिफाइंड कहते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स को या ऐसी चीज़ों को जो डिफाइंड हो, जिनके अंदर कोई भी डाउट ना हो। मतलब अगर मैं कहूँ कि सेट ऑफ गैसेस इन द रूम, तो इस रूम में जो गैसेस हैं वो कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं गैस कर सकता है कि कौन, एक्चुअली एक्यूरेटली गैस नहीं कर सकता कि इस रूम में कौन कौन सी गैसेज हैं, क्योंकि कुछ गैस का कोई कलर नहीं होता, ना कोई स्पेसिफिक खुशबू होती है। अगर वो है भी स्मेल उसकी, तो एटलीस्ट हमें नहीं पता कि ये स्मेल जो आ रही है किस गैस की है और किस गैस की नहीं है। यानी कि इस रूम में मैं गैस, ऑक्सीजन गैस को नहीं आइडेंटिफाई कर सकता कि ऑक्सीजन गैस कहाँ पे है इस रूम में। इसी तरह हाइड्रोजन गैस को नहीं आइडेंटिफाई कर सकता, कार्बन डाइऑक्साइड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। मुझे पता तो है कि इस रूम में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी कहीं ना कहीं होगी, लेकिन मैं जज नहीं कर सकता। तो इट्स मीन के गैसेस जो है वो एक डाउटफुल चीज़ है। तो गैसेस जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होंगी। हाँ, अगर यह कहा जा सके कि सेट ऑफ नेम्स ऑफ गैसेस के नेम्स का सेट, तो वो ओब्वियसली सेट हो सकता है, क्योंकि अगर मैंने कहीं पे ऑक्सीजन लिखा हुआ है तो उसमें किसी किस्म को मुझे डाउट नहीं है, क्योंकि पता है कि ऑक्सीजन ही लिखा हुआ है। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन लिख देता हूँ, ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये सबको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये ऑक्सीजन ही लिखा हुआ है। कोई भी इसमें कोई डाउट या कोई मिस्टेक नहीं निकाल सकता, या कोई ये नहीं कह सकता नहीं ऑक्सीजन नहीं है तो हाइड्रोजन लिखा हुआ है, या उसको पता नहीं चल रहा। तो ये क्लियरली पता है कि ये ऑक्सीजन ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो नेम्स का सेट तो हो सकता है, बट गैसेस का सेट नहीं हो सकता ना। हम बहुत ज़्यादा गैसेस को एक जगह इकट्ठा करना चाहिए, ठीक है, और उनको आइडेंटिफाई करें तो वो ज़रा हमारे लिए नॉर्मल पर्सन के लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो वो हमेशा डाउट में रहेगा, तो गैसेस का सेट नहीं हो सकता। इसी तरह अगर मैं कहूँ सेट ऑफ फीलिंग्स, तो फीलिंग्स भी क्लियरली आइडेंटिफाइड नहीं होती हैं, वेल डिफाइंड नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि अफसोस,
ठीक है। तो अफसोस एक ऐसा है कि आप किसी को देख के क्लियरली नहीं बता सकते कि बंदा अफसोस कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। इसी तरह खुशी, तो खुशी भी कोई क्लियरली शेप नहीं है, ठीक है, या क्लियरली किसी को देख के नहीं कहा जा सकता कि ये खुश है या सैड है। कुछ लोग खुश होते हैं लेकिन उनके फेस एक्सप्रेशन से नहीं पता चल रहा होता कि ये खुश है, और कुछ लोग सैड होते हैं लेकिन उनके फेस एक्सप्रेशन से नहीं पता चल रहा होता कि ये सैड है। तो फीलिंग्स का सेट भी कभी भी सेट नहीं हो सकता। तो ऐसी चीज़ें जो डिफाइंड नहीं है, ठीक है, उनको हम सेट में काउंट नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर मैं कहूँ सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, तो 1 to 10 तक अगर मैं काउंटिंग कहीं पे लिखूँ, ठीक है, तो सबको पता होगा 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, किसी को भी उसमें डाउट नहीं होगा। एक नॉर्मल पर्सन भी बता सकता है कि यार ये 1 से 10 तक काउंटिंग लिखी हुई है। तो काउंटिंग इज़ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वो वेल डिफाइंड है। तो ऐसी सारी चीज़ें जिनमें हमें डाउट हो या जो हम क्लियरली गैस नहीं कर सके, जो एग्जिस्ट नहीं करते हों, ठीक है, जिनको हम नॉर्मल आंख से देख नहीं सकते या समझ नहीं सकते, उन चीज़ों को हम वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। और उन चीज़ों का अगर हम सेट बनाने की कोशिश करेंगे तो वो सेट नहीं होगा। तो वेल डिफाइंड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद आते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की तरफ के व्हाट इज़ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। डिस्टिंक्ट का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है? तो स्टूडेंट डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, यानी कि आप यहाँ से ये समझ सकते हैं, अगर मैं सिंपली बताऊँ आप लोगों को कि किसी भी सेट के अंदर कभी भी सेम एलिमेंट्स नहीं आ सकते, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। कभी भी सेम एलिमेंट सेट में नहीं आएंगे। अगर कोई से सेम एलिमेंट्स को लेके अगर हम सेट बनाना चाहें तो हम नहीं बना सकते। तो दो चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी कि एक तो ये कि सेट में हमेशा वेल डिफाइंड एलिमेंट्स आते हैं जो वेल डिफाइंड हों, जिनमें कोई भी डाउट ना हो। और दूसरा ये कि सेट में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। सेट में कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रिपीट नहीं हो सकता। हर ऑब्जेक्ट दूसरे से क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। तो ये तो हो गई डेफिनेशन की हद तक कि सेट क्या होता है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डेफिनेशन में मेंशन नहीं है लेकिन वो सेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो आप लोगों को पता भी होनी चाहिए। अब उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है जो कि आप लोगों को सेट से रिलेटेड पता होनी चाहिए वो ये है कि सेट हमेशा जो है सेट को हम करली ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। मतलब सेट के लिए हमेशा हम करली ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमने कोई और ब्रैकेट सेट के लिए यूज़ नहीं करनी है। और करली ब्रैकेट आप लोगों को पता ही है ये होती है करली ब्रैकेट। तो हमेशा हम सेट जो है वो करली ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। जो भी एलिमेंट्स या जो भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो इस करली ब्रैकेट के अंदर आएंगे। इसके अलावा हम कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड चीज़ ये कि हर सेट को किसी न किसी अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है, मतलब उसको एक नाम दिया जाता है जो कि इंग्लिश का कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। तो आप लोगों ने ये माइंड में रखना है कि सेट का जब भी हम नेम किसी अल्फ़ाबेट से डिनोट करेंगे तो वो हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करेंगे। हम कभी भी सेट को स्मॉल लेटर से डिनोट नहीं कर सकते, हमेशा हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ सेट्स लिखे हुए हैं ऑलरेडी। जैसे ये देखिए एक मैंने सेट लिखा हुआ है, इसको मैंने कैपिटल पी से डिनोट किया है। इसके बाद एक ये मैंने सेट लिखा हुआ है करली ब्रैकेट में क्लोज है और मैंने इसको कैपिटल जी से डिनोट किया हुआ है। इसी तरह अगर इस तरफ आप लोग आ जाओ तो इस तरफ मैंने एक सेट लिखा हुआ है, उसको मैंने कैपिटल एम से डिनोट किया हुआ है और करली ब्रैकेट लगी हुई है उसी में उसको क्लोज किया हुआ है। उसके बाद अगर मैं दूसरा सेट आपको दिखाऊं तो ये एक सेट है, इसको मैंने कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया हुआ है और इसको भी करली ब्रैकेट से क्लोज किया है। तो सेट कोई भी हो आप हमेशा उसको करली ब्रैकेट में लिखेंगे और उसको हमेशा किसी कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर्स यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं या जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। वो कोई काउंटिंग नंबर्स हो सकते हैं, किसी चीज़ का नाम हो सकता है, जैसे गैसेस के नेम्स हो सकते हैं, स्कूल्स के नेम्स हो सकते हैं, पर्सनस के नेम्स हो सकते हैं, या सेट सिंपल अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं सेट के अंदर। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि सेट के अंदर जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें जो आप लोगों को माइंड में रखनी है। सबसे पहले तो सेट कलेक्शन होती है, उसके बाद किसकी कलेक्शन होती है? वेल डिफाइंड की। वेल डिफाइंड मतलब वो नंबर जो डिफाइंड हो, जिनमें कोई डाउट ना हो। उसके बाद डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, मतलब हर सब ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, यानी सेट में कोई भी एलिमेंट हम रिपीट नहीं कर सकते। उसके बाद हमने देखा कि सेट हमेशा हम करली ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, कभी भी सेट को किसी और ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में या राउंड ब्रैकेट में हम क्लोज नहीं कर सकते, हमेशा हमने करली ब्रैकेट से यूज़ करनी है।
उसके बाद ये कि सेट का हमेशा कोई भी नेम जिससे भी हम सेट को डिनोट करने लगे हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर होना चाहिए। वो कोई भी लेटर हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, एक्स वाई जी कुछ भी हो सकता है। और थर्ड ये कि सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं, जो अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। वो काउंटिंग नंबर्स हो सकते हैं, वो अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम हो सकते हैं। तो ये सेट से रिलेटेड अपनी ये समझ नहीं आया। होप्स हो कि आपको सेट के बारे में सब समझ में आ चुका होगा। जिनको समझ में नहीं आया सेट के बारे में, वो अपने डाउट्स जो हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं, वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पेज पे, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आप लोगों के कोई भी प्रॉब्लम जो होंगे वो इंशाल्लाह 1 से 2 लेक्चर्स के बाद मैं किसी एक वीडियो में सबके पॉइंट्स कमेंट्स में देख के या आपके व्हाट्सएप में मैसेजेस को देख के, फेसबुक पे मैसेजेस को देख के, इंस्टाग्राम अकाउंट को देख के मैं आपके सारे डाउट एक वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे और आप लोगों की हर चीज़ स्मूथली चलती रहे। जी स्टूडेंट, सेट को क्लियर करने के बाद अब आते हैं सेट की टाइप्स पे। देखें सेट की टाइप्स डिफरेंट तरह की होती हैं। कुछ होती हैं सेट की प्रॉपर्टी से रिलेटेड उनकी टाइप्स, और कुछ होती हैं सेट के अंदर जो नंबर्स हैं उनसे उनके अकॉर्डिंगली सेट की टाइप। तो ये जो टाइप्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं सेट की टाइप्स जो हैं, ये सेट को के नंबर्स यानी उनके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, जो नंबर्स होंगे, उनके अकॉर्डिंग ये सेट की कुछ टाइप्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये मेन टाइप्स हैं जो कि चैप्टर में यूज़ होती हैं, अभी 8 में भी यूज़ होंगी। उसके बाद आप जब फर्दर आगे जब भी आप सेट्स को पढ़ेंगे तो उसमें लाजमी यूज़ होगी। तो इनको आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स या कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो सेट की टाइप है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर्स का सेट। देखिए नेचुरल नंबर्स का सेट जो होता है उसको सिंपली डिनोट करते हैं एन से, कैपिटल एन से हमेशा डिनोट करेंगे जब भी नेचुरल नंबर की बात हो। उसके बाद इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो आप लोगों ने माइंड में रखने। एलिमेंट इसका हमेशा काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे 100 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे चूँकि क्लियर नहीं था कि कितने एलिमेंट्स हैं या मेरे पास कोई लिमिट नहीं है, इसलिए मैंने आगे ये डॉटेड लाइन लगा दी है। डॉटेड लाइन शो कर रही है कि 5 से आगे के सारे नंबर भी इसमें इंक्लूड और इसकी कोई भी एंड लिमिट नहीं है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 1000 10,000, ठीक है, 1 लाख जितने भी एलिमेंट्स हों इसमें आ सकते हैं। तो ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, डिनोट एन से किया जाता है इनको, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 1 से लेके ऑनवर्ड सारे इसके अंदर आते हैं कंटिन्यूसली। उसके बाद आप नेक्स्ट है सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स का सेट, होल नंबर्स का सेट हमेशा डिनोट किया जाता है W से। इसको W से डिनोट करते हैं। ये बेसिकली नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, लेकिन इसमें एक डिजिट का एडिशन होता है, वो होता है 0। मतलब नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। बाकी ये भी आगे फर्दर 0 1 2 3 4 इस तरह से चलते जाते हैं। अगर हमें कोई लिमिट इसकी पता हो कि होल नंबर्स 1 से 0 से 10 तक, तो हम 0 से 10 तक लिखेंगे, फिर हम ये डॉटेड लाइन नहीं लगाने की ज़रूरत नहीं होगी हमें, ठीक है। तो होल नंबर्स का सेट जो है वो हमेशा W से स्टार्ट होता है, उसमें 0 1 2 3 W से इसको डिनोट किया जाता है। उसके बाद आते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का सेट बहुत यूज़ होता है सेट्स में, इसका अक्सर जिक्र आता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इवन नंबर्स के सेट को हम हमेशा डिनोट करते हैं E से, कैपिटल E से डिनोट करेंगे इसको। और इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं स्टूडेंट्स? इस इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं, ये इवन नंबर्स के सेट में वो एलिमेंट्स आते हैं जिसके 2 फैक्टर्स हों। 2 फैक्टर्स का मतलब ये है कि वो 2 नंबर्स पे डिवाइड होने चाहिए, इसके अलावा वो किसी दूसरे नंबर पे डिवाइड ना होते हों। पहला नंबर जो है 1 है। 1 एक ऐसा नंबर है जो हर एक एलिमेंट को डिवाइड करता है, तो इसलिए आपको याद रखने के लिए ज़रूरी है कि आप याद रखो कि 1 भी उसका फैक्टर होना चाहिए। और सेकंड जो है वो 2, मतलब हर इवन नंबर जो है वो 2 पे लाजमी डिवाइड होना चाहिए, यानी कि वो 2 के टेबल पे लाजमी आता हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 0 जो है वो हर एक नंबर से डिवाइड हो जाता है। 0 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी, तो 0 जो है वो इवन नंबर्स में आएगा। उसके बाद 2 जो है वो जस्ट 2 के टेबल पे ही आता है, 2 से ही डिवाइड होता है, इसलिए 2 के बाद 4 भी 2 के टेबल पे आता है। उसके बाद 6 के बाद 8 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 9 नहीं आएगा, बिकॉज 9 जो है वो 2 के टेबल पे नहीं आता, तो हम 9 को स्किप करेंगे, 10 आ जाएगा। 10 के बाद 11। आप यहाँ से ये भी देख सकते हो
कि इसमें 2 का गैप आ रहा, मतलब 0 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9 को छोड़ के 10। एक तो आप ये सीक्वेंस याद रख सकते हो, दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2 से डिवाइड होने वाले जो नंबर्स हैं वो होते हैं इवन नंबर। जैसे अगर 6 आ जाए, 6 आपको पता है कि 2 के टेबल पे आता है तो जो है यस 6 इज़ अ इवन नंबर। इस तरह अगर 12 आ जाए तो 12 जो है वो भी 2 के टेबल पे आ जाता है तो यस 12 इज़ आल्सो एन इवन नंबर। तो हर वो नंबर जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है उसको हम इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। तो इवन नंबर का सेट आ गया। उसके बाद है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स इवन नंबर्स का बिल्कुल इन्वर्स है, उसका उलट है। तो ऑड नंबर्स का सेट जो है वो ओ से डिनोट किया जाता है और इसके अंदर वो एलिमेंट्स आते हैं जो 2 के ऊपर डिवाइड ना हो। 2 के अलावा वो किसी भी दूसरे नंबर पे डिवाइड हो सकते हैं लेकिन वो 2 पे डिवाइड ना होते हों। जैसे 1 जो है वो जस्ट 1 पे डिवाइड होता है, 1 के अलावा किसी दूसरे पे डिवाइड नहीं होता। 3 जो है 3 जस्ट 3 पे डिवाइड होता है, 3 किसी दूसरे नंबर पे डिवाइड नहीं होता। 5 2 पे डिवाइड नहीं होता। 7 जो है वो भी 2 पे डिवाइड नहीं होता। 9 2 पे डिवाइड नहीं होता। 9 के बाद 10 अगर देखें तो 10 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, इसलिए वो ऑड नंबर में नहीं आएगा ऑब्वियसली। 10 के बाद अगर हम देखें 11 2 के टेबल पे नहीं आता, इसलिए वो भी इसमें इंक्लूड होगा। 11 के बाद 12 जो है वो भी इवन नंबर है क्योंकि वो भी 2 के टेबल पे आता है तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। 12 के बाद 13, फिर 15, 17। तो इस तरह के सारे नंबर्स जो 2 के टेबल पे नहीं आते उनको हम कहते हैं ऑड नंबर और वो ओ से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, यानी ओ से डिनोट किया जाता है उनको। उसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, आगे हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसको आपने याद रखना है। बेटा प्राइम नंबर्स का जो सेट होता है उसको हम पी से डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से, और इसके अंदर वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जिनका जस्ट वही नंबर फैक्टर हो, मतलब वो उसी नंबर पे आते हों, उसी नंबर से डिवाइड होते हैं, उसके अलावा किसी भी दूसरे नंबर से वो डिवाइड ना होते हों, उनके अलावा वो किसी भी नंबर पे डिवाइड ना होते हों। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 2 इज़ अ नंबर जो 2 के टेबल पे ही आता है, 2 के अलावा आप किसी भी टेबल को अगर आप पढ़ लो तो उसमें 2 नहीं आएगा। उसके बाद 3 पे सिर्फ 3 के ही टेबल पे आता है। 3 के बाद 5 के टेबल पे ही आएगा। उसके बाद 7 के टेबल पे ही आएगा। 7 के बाद 8 अगर आप देखो तो वो 2 के टेबल पे भी आता है, वो 4 के टेबल पे भी आता है और वो 8 के टेबल पे भी आ रहा है। तो यानी कि वो 8 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 8 के बाद 9 अगर आप देखो तो 9 भी प्राइम नहीं होगा बिकॉज वो 3 के टेबल पे भी आ रहा है और वो 9 के टेबल पे भी आ रहा है, तो 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 9 के बाद 10 भी प्राइम नंबर नहीं है बिकॉज वो 2 के टेबल पे भी आता है, वो 5 के टेबल पे भी आता है और वो 10 के टेबल पे भी आता है। आप 10 के बाद आगे 11 देखें तो 11 ऐसा नंबर है जो जस्ट 11 के ही टेबल पे आएगा, इसके अलावा किसी और टेबल पे नहीं आएगा। 11 के बाद आगे फर्दर 12 को देखें वो नहीं है। उसके बाद 13 जो है वो प्राइम नंबर है। इस तरह 14 और इस तरह 1 बाय 1 आप लोग देखते जाएँ। उसके बाद आ गया सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स ऐसे नंबर्स कहते हैं, इंटीजर्स एक्चुअल में इंटीजर्स जो है वो होल नंबर्स ही होते हैं, लेकिन इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आ रहे होते हैं और नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखें मैंने होल नंबर्स लिखे हैं बट इनमें जस्ट पॉजिटिव नंबर्स हैं, 0 1 2 3 जस्ट पॉजिटिव नंबर्स हैं। बट यहाँ पे अगर हम इंटीजर्स को देखें, इंटीजर्स को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है और इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं। लेकिन 0 कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 0 इज़ अ न्यूट्रल डिजिट, 0 एक न्यूट्रल डिजिट है, इसके साथ ना पॉजिटिव आता है ना नेगेटिव आता है। दूसरे वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए हम इसके साथ कोई भी साइन नहीं लगाते। 0 के बाद आ गया 1 इज पॉजिटिव में भी आ रहा है और नेगेटिव में भी आ रहा है, प्लस माइनस लिखा हुआ साथ 2 3, इसके बाद भी 4 5 6 7, इस तरह ये सारे के सारे सीक्वेंस वाइज सारे नंबर जो हैं वो आते हैं इंटीजर्स में, यानी कि जी में, लेकिन उसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो ये होता है सेट ऑफ इंटीजर। इसके बाद एक और नंबर भी होता है, वो होते हैं रैशनल नंबर्स होते हैं, बट उसकी मैं आई थिंक सो इतनी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, वो इंशाल्लाह हम जब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 2 में भी उसमें उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो यहाँ पे उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये बेटा टोटल हमने पढ़ लिया आज कि सेट क्या होता है, कलेक्शन होती है, किसकी कलेक्शन है, वेल डिफाइंड नंबर्स की। वेल डिफाइंड कौन से नंबर्स होते हैं? जो डाउटफुल नहीं होते, जिनमें कोई डाउट नहीं होता।
उसके बाद हमने पढ़ा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो रिपीट नहीं होते, ऐसे नंबर जो एक दूसरे से डिफरेंट हो उनको हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो सेट के अंदर हमेशा डिफरेंट एलिमेंट्स आते हैं, उसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। उसके बाद हमने सेट की टाइप्स पढ़ी हैं उन नंबर्स के अकॉर्डिंग। तो नंबर्स के अकॉर्डिंग पहले हमने टाइप पढ़ी सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसको n से डिनोट किया जाता है और जिसमें 1 2 3 4 इस तरह सीक्वेंस में सारे के सारे डिजिट्स आते हैं अप टू सोन जहाँ तक मर्जी उसकी लिमिट हो सकती है। उसके बाद हमने पढ़ा होल नंबर्स का सेट ऑफ होल नंबर्स जो है उसको W से डिनोट किया जाता है, उसमें 0 1 2 3 मतलब उसमें 0 का एडिशन हो जाता है नेचुरल नंबर्स के साथ। उसके बाद इवन नंबर्स हमने पढ़े, इवन नंबर्स को E से डिनोट किया जाता है और उसमें 0 2 4 यानी कि ऐसे डिजिट जो जस्ट 2 के टेबल पे आते हों वही आते हैं इवन नंबर्स में, जैसे 0 2 4 6 8 और इस तरह आगे। इस तरह फिर ऑड नंबर्स हमने पढ़े हैं। ऑड नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिनको O से डिनोट किया जाता है और उसमें वो नंबर्स आते हैं जो 2 के टेबल पे नहीं आते, मतलब 1 है 3 5 7 8 नहीं हो सकता बिकॉज वो 2 पे आता है, तो वो सारे नंबर ऑड में आते हैं। उसके बाद आगे आएंगे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स के ऊपर। प्राइम नंबर्स हमने पढ़े जिनको हम P से डिनोट करते हैं और ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो जस्ट अपने ही टेबल पे आते हैं, या हम कह सकते हैं जिनका सिर्फ एक ही डिवाइज़र होता है और वो खुद ही होता है, उसके अलावा उसका कोई और डिवाइज़र नहीं होता। जैसे 2 3 5 7 के बाद 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 11 आएगा, इस तरह के सारे। उसके बाद इंटीजर्स जो है वो हमने पढ़े हैं उनको हम Z से डिनोट करते हैं और इसके अंदर सारे के सारे होल नंबर्स आते हैं बट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के साथ में, तो पॉजिटिव नंबर भी और नेगेटिव नंबर भी। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप सो कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा और आप लोगों को सेट और उसकी सारी टाइप जो है वो क्लियर होगी। इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी इंशाल्लाह जल्दी आएगी जिसमें इसके आगे जो एक्सरसाइज 1.1 हमने करनी है उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो समझना ज़रूरी है हम उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जिनको आज की ये वीडियो समझ में आई हो वो इस चैनल को लाइक लाजमी करें और सब्सक्राइब तो आप लोग कर देंगे, साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे और हाँ इसको शेयर लाजमी कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को अगर इससे फ़ायदा हो रहा है तो दूसरों का भी हक बनता है कि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं और आपकी वजह से अगर किसी दूसरे का फ़ायदा होगा तो वो आपके लिए भी अच्छा है और वो उसके लिए भी अच्छा होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।